जिस पे कर रहे थे, जिस टॉपिक पे, दैट वाज एरेज। ठीक है, तो एरेज जो है इसको मैं आपको इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम आज जो है कुछ बैकग्राउंड नॉलेज के साथ जो है इसको कंटिन्यू कर सकें इस टॉपिक को। तो आज हम जो है एरे का कॉन्सेप्ट आपको पहले जो है वो समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद सिंटैक्स जो है दैट इज ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा तो जो उसकी आप इसको मैनुअल कह लें या उसका जो रूल्स हैं या जो फॉर्मली हम इसको सिंटैक्स कहते हैं, तो दैट डजंट मैटर कि वो दैट इज नॉट ऑफ कोर्स डिफिकल्ट, बट उससे जो जुड़ी हुई बातें हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। हमने प्रीवियस जो वीक है उसमें इसको स्टार्ट किया था और हमने इसके बारे में कुछ ये डिस्कशन की थी कि जो हमारा एरे है ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, कंसेक्टिव का जो मतलब है वो ये कि आप एक दूसरे के साथ जो कह लेंगे जो भी स्पेस है वो जुड़ी हुई हो, उसको हम कहते हैं कंसेक्टिव। जैसे आप क्रिकेट के अंदर वो कहते हैं कि जी कंसेक्टिव सेंचुरीज बनाई हैं, कि जितने भी मैच खेले हैं उसने लगातार पहला दूसरा तीसरा, हर मैच के अंदर अगर वो 100 स्कोर कोई प्लेयर कर रहा है तो उसको कहते हैं जिसने कंसेक्टिव सेंचुरीज बनाई हैं। अगर कोई बाउलर जो है वो कंसेक्टिवली या 3 लगातार गेंदों के ऊपर 3 जो बैट्समैन हैं उनको आउट कर दे तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी हैट्रिक हो गई है। ठीक है जी, तो कंसेक्टिव का मतलब ये है कि जो लगातार या तसलसल के अंदर काम किया जाए उसको हम कंसेक्टिव कहते हैं। अब हमारे पास जाहिर बात है रैम जो है वो ऐसी स्पेस है जो जहाँ पे हमने डाटा को स्टोर करना है, दैट इज टू बी प्रोसेस्ड, और हमारे जो वेरिएबल्स हैं या जो भी डाटा हमने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है दैट शुड बी प्रेजेंट इन द रैम एंड शुड बी एक्सेसिबल। कंसेक्टिव की एक और लास्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि या एटलीस्ट जिधर मैं रहता हूँ उधर जो है गलियां हैं और कहीं 2 गलियां कहीं 3 गलियां हैं। बाज जो हमारे इलाके हैं उनके अंदर एक घर को एक जो है फ्रंट है या एक गली लगती है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई इस किस्म की हाउसिंग है कि यहाँ पे एक घर है और दूसरी साइड पे एक घर है, इसको इधर एक दरवाजा है इसको इधर एक दरवाजा है, लेट्स से ये भी चल रहा है इस तरीके से। इसी तरीके से इसी किस्म की डिवीजन एग्जिस्ट कर रही होती है कि एक जो घर है दिस इज दीज आर हाउसेस, तो इनको एक एक दरवाजा जो है वो लग रहा है। इनको हम कंसेक्टिव कहेंगे कि ये जो घर है ये इसके बाद एग्जैक्टली विदाउट एनी स्पेस एक नेक्स्ट जो घर है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इन किस्म के घरों को हम जो है अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अच्छा, हमारे पास ये जो कंसेक्टिवनेस है उसकी डिस्कशन हम कर रहे थे कि जो घर हैं जैसे कि आपने जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली कि जिनकी बैक जो है आपस में कनेक्टेड है, इसके अलावा जो साइड्स हैं वो कनेक्टेड हैं, दे हैव ओनली वन फ्रंट। इसके अलावा हमारे पास किस किस्म की जो कॉलोनीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, वो किस्म के हो सकते हैं। इस तरह से घर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो ये गुलाम मोहम्मदाबाद है जो लोग रहते हैं वहाँ पे, तो दिन में के वहाँ पे इस किस्म के घर है कि एक घर है उसको ये एक गली दूसरी गली तीसरी गली लग रही है, एक घर है उसको 2 गलियां लग रही है।
लेकिन ये घर जो हैं ये एक दूसरे के साथ एक जो उनकी दीवारें हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो हम इसको कहेंगे कि कंजक्टिव हैं, दे आर कंजक्टिव। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो बात है वो है वो मेमोरी की जो स्पेस है मेमोरी के अंदर उसको कैसे ऑक्यूपाई किया जाता है। हमने इससे पहले जो है वो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा कि मेमोरी के अंदर जहाँ पे भी अगर इंटीजर वेरिएबल है तो 2 बाइट उसको जो है वो दिए जाएंगे या 4 बाइट दिए जाएंगे, डिपेंडिंग किस किस्म की कंपाइलर है और वो कैसे उसको बाइट ऑक्यूपाई करवा रहा है। करेक्टर है तो 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इसी तरीके से डिफरेंट जो है वो कह रहे थे, जैसे वो स्टूडेंट निबल का पूछ रहा था, तो दीज आर डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ दीज कह रहे हैं रैम स्टोरेज, जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है मेमोरी स्पेसेस, वो हमारी नॉर्मल जो है वो स्पेस ऑक्यूपेशन है वेरिएबल्स की। इसका कोई एक नाम हो सकता है एक्स, इसका नाम वाई हो सकता है, इसका नाम जेड हो सकता है। हो सकता है कि जब इसको ऑक्यूपाई किया जाए रैम के अंदर तो ये एड्रेसेस जो हैं कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे जो एड्रेस है ये लेट से कोई एक एड्रेस ए है, अगर यहाँ पे जो दूसरा एड्रेस होगा अगर ये कनेक्टेड है तो इस एड्रेस के अंदर 2 बाइट्स ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला एड्रेस आ जाएगा। इसके अंदर हम 4 बाइट्स ऐड करेंगे इस ए के अंदर तो हमारे पास ये नेक्स्ट जो एड्रेस आ जाएगा। बट इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह नेसेसरी नहीं है जिस तरह आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके घर कनेक्टेड नहीं होते, एक मोहल्ले में नहीं होते, मुख्तलिफ जगहों पे उनके घर होते हैं। दिस इज नॉर्मल। ये बहुत ही लकी है कि जी आप कह लें कि आपके जो रिलेटिव्स हैं दे आर इन वन स्ट्रीट, लिविंग इन वन स्ट्रीट। सर जी हमारे इधर हैं मीन टाउन में तकरीबन 5-6 रहते हैं। हाँ नहीं, वो एक लकीनेस है ना। अब ये है कि वो बाजू का आपके वो अब्बा जी का या दादाजी का घर था दरमियान में दीवार की, तो वो जुड़े हुए रह गए। मोस्टली लोग बेच जाते हैं इन ऑर्डर टू हैव बिगर स्पेसेस, बट मोस्टली ये लकीली है कि कुछ ऐसा हो जाए, या आप कह लें कि एक्सेप्शनल है थोड़ा सा केस। ये नहीं है कि ऑल रिलेटिव्स आर ऑलवेज लिविंग इन वन कंसेक्टिव हाउसेस। ये बिल्कुल यहाँ पे रैम के अंदर भी इसी तरह से है कि जब आप को अब वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो देन आपको रैम के अंदर जहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ आता है वो आपको स्पेस जो है वो अवेलेबल हो जाती है अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर वेरिएबल विच इज डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ दैट वेरिएबल, अगर इंटीजर है, डबल है या कैरेक्टर है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेरिएबल के बारे में। मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ एरे की जो डिस्क्रिप्शन है मेमोरी की। एरे के अंदर क्या है कि व्हेनेवर यू क्रिएट एन एरे, तो एरे का मकसद ये है कि आप कंजक्टिव मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। कंजक्टिव मेमोरी ऑक्यूपाई करने का मकसद क्या है कि आप अगर इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट कर रहे हैं, पहले तो हम पहले कंजक्टिव मेमोरी की बात कर लेते हैं, फिर इसकी जो मोटिवेशन है कि व्हाई वी नीड एन एरे। अगर हमारे पास ये इंटीजर टाइप का आप एक कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन ऑक्यूपाई करना चाहते हैं तो देन आप एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट करेंगे। अच्छा, इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है? आप लिखेंगे इंटीजर, उसका उस एरे का नाम, उस वेरिएबल जो है एरे का उसका नाम लेट से आपने AR रख दिया, और उसके बाद ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं यू नीड टू डिफाइन देम। एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आपने उसका साइज लिखना है कि आपने कितना जो है वो स्लॉट्स का एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। घर कितना बैठ जाओ जाते कैसी कोई नहीं। अच्छा 24 घंटे साढ़े नहीं आती, साढ़े से साढ़े से गैस जी है जी, सुबह तकरीबन शुक्र रोटी खा ली थी,
सर ये तो मेरा ख्याल है ना काफी कमर्शियल खाने पीने का काम है और वो अच्छा। करते ही उन्होंने कुछ और कर दे यार, कर दो कि यार साढ़े क्या सा सर 1500 2000 ग्राम है छोटा रियलिंग नाइट और लगा जो खींचने वाला। खींचने वाला हाँ जी। और उसकी एक साइड से लाना है और दूसरी साइड से ना अपने से पहले लाना है मतलब बिल्कुल छोटा रियलिंग चलो पेपर से तो सारे ला रहे हैं जितने सारे ला रहे हैं उनसे ला लेना चाहिए हाँ जी, नहीं हाले तो सारे ये लाया। चलो अल्लाह खैर। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे हैं इसकी एरे की। मैं कर रहा सर था इन्हें मिनट का टाइम दे और ये फर्स्ट मास्टर है फर्स्ट अच्छा ये है सर मिनट का टाइम देता हूँ। आज मैं तो उन्होंने क्लास नहीं कंडक्ट की थी, उन्होंने तो मैं तो देखो पेपर बना रहा है तेरी एकदम चला गया है वो पेपर स्क्रीन शेयर है पहली शेयर है ठीक ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ यार अजीब आदमी है बस यार तू थोड़ा टाइम लगा के ना देख ले, हालांकि कोई एडा मुश्किल नहीं है तो मैं ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਕਿ ਗੂਗਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਇਮੇਜ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ नहीं लिखा ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਮਰ ਦਾ ਦਿਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਉਸਨੇ चलो मैं देखना की करते हैं वो तो मैडम ने जरा गुस्सा ही करना है सर मैडम ने कोई गुस्सा कर चलो सिर्फ भेज वो फॉर्मेट मैडम ने देता नहीं और क्या सी मैं 2 दिन तक भेज दियो मैं भेज दे आने वाला है फॉरवर्ड कर दें लेकिन देखो कि अगर क्वेश्चन करनी पैनी जाके क्योंकि वो मैंने क्या भी मैं शेयर किया है ना फिर इस दिन भेज दियो ते वो फिर उस तो अगले दिन आया सामने बनाया हां तो लड़ना कहना कि मैडम जरा या ये साहब ने बस अपने ही नाम पाके दे दिया ना उन्होंने क्या नहीं उसका नहीं मतलब है कि हर अपना ही उन्होंने कितने बनाना है हां चलो सही ये जुबैर ने कम से उन्होंने नहीं किया हालांकि मैडम ने भी ऐसी गए अपने दोनों हाँ जी वो फिर वो थोड़ा ज्यादा है मैं कर रहा है कह रहा वो कहना कि मेरे पैसे क्यों नहीं है मैं तो तेरी की साड़ी में मजबूरी है तो फिर अपने बाकी लोग भी इसी तरह का मिलेगा और बाहर आ गया बीच क्या मेरी महंगा किसी लगा मैं कह रहा हूं इसी लगा चलो हम मत देखना। अच्छा बच्चों हम बात कर रहे थे इसकी एरे की स्पेस की तो ये हमारे पास जो है उसका सिंटैक्स एंड यू नीड टू राइट हियर द नंबर ऑफ consecutive memories that will be present in the array. Let's say I write here 5. So it means के यहाँ पे 1 2 3 4 5 consecutive memories जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होंगी, ठीक है। अब ये consecutive memory जो है ये एक array है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि आपने जो एक वेरिएबल टाइप है उसके लिहाज से आपने एक लिहाज से समझने के लिए जस्ट कह रहा हूँ कि आपने 5 इंटीजर वेरिएबल इकट्ठे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए जो हैं वो अपने डिक्लेयर कर दिए और ये आपने उस एरे का नाम रखा है और ये उसका यहाँ पे एंगल ब्रैकेट जिसको हम आम जुबान में बड़ी ब्रैकेट कहते हैं ये आपने लगाई है। उसके बाद और इसके दरमियान में आपने जितनी ये इनके अंदर आपने वेरिएबल्स जुड़े हुए वेरिएबल्स कह लें आप या इसका जो एग्जैक्ट वर्ड जो यूज किया जाता है वो स्लॉट्स का लफ्ज शायद आप लोगों ने किया होगा जी। जैसे अगर आप किसी से अपॉइंटमेंट लें तो आप कहते हैं जी मेरी स्लॉट कौन सी है, पहली है दूसरी है, मेरी पहली अपॉइंटमेंट है दूसरी अपॉइंटमेंट, टाइम स्लॉट कौन सी है, शायद आप लोगों ने ये लफ्ज यूज कहीं किया हो या सुनो टाइम स्लॉट। तो यहाँ पे जो स्पेस की स्लॉट्स हैं या जगह हैं आप कह लें वो कितनी आपने यहाँ पे स्लॉट्स क्रिएट करनी है रहेगी वो आपने यहाँ पे साइज लिखना है। अगर आपने 10 क्रिएट करनी है 5 10,000 2 लाख जितनी भी क्रिएट करनी है वो आपने यहाँ पे साइज लिखना है और इसके बाद इसका नाम लिखना है और इसके बाद इससे पहले यहाँ पे इसकी स्पेस मेंशन करनी है, ठीक है जी। ये हमारे पास जो यहाँ पे किया हुआ है फिर आप पता कराएं पहले, ठीक है।
तो फिर आपको वो डायनामिकली क्रिएट करना पड़ेगा, एरे जो है वो डायनामिकली क्रिएट करना पड़ेगा। यू कैन डू दैट, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, इस वक्त हम बात नहीं कर रहे उसके बारे में। आप वो कर सकते हैं जी। सर ये सिर्फ वैल्यूज ही मतलब स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है? मतलब इसके अलावा आप और क्या करेंगे एरे के अंदर? मिसाल दें, आप क्या चाहते हैं कि इसके अलावा क्या करना चाहते हैं? नाम ही सर कोई लिख सकते हैं? हाँ बेटा, वो भी वैल्यू है ना। ये आप मतलब आप कहते हैं मैं इसमें इमेज स्टोर करना चाहता हूँ, तो इमेज भी एक वैल्यू है। लेकिन ये अगर आपको कहें कि ये आपको खाना पका के खिलाए, ठीक है, तो वो ये अरे नहीं कर सकता वो, मतलब इसके साथ आप कुछ चीजें लगा दें, कोई हैंड वगैरह, फिर आप उसको इंस्ट्रक्शन दे, तो फिर ये रोबोटिक के तौर पे कंप्यूटर काम कर सकता है। लेकिन एरे जो है उसमें हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वैल्यूज जो है वो कुछ भी हो सकती है, दैट कैन बी एनीथिंग। वो आप गाने इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। वो आपका डाटा डाटा है उसमें कोई भी आप- लिख सकते जी बेटा। सर, नेम कोई तो भी लिख सकते हैं, जैसे मार्क्स या कुछ और? हाँ जी, वो देखें ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देखें ये मैंने कहा कि इंटीजर टाइप का डाटा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ करेक्टर टाइप का डाटा। करेक्टर टाइप AR या AX, या मैं मतलब ए रूढ़ी नहीं मैं नाम लिख दूँ, मैं इसका नाम लिख दूँ CH, और इसके बाद ये इसका एक एरे बना दूँ। करेक्टर की जगह मैं डबल बना सकता हूँ। जो भी मेरी डाटा टाइप्स हमने पढ़ी हैं, हम उस डाटा टाइप के एरेज डिक्लेयर कर सकते हैं। सर ओके सर, थैंक यू। जी बेटा। सर आपने 5 ली है ना, तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है कि 1 से? ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। इंडेक्स जो है ना इसका, जब इसको एक्सेस करना तो ये 0 से स्टार्ट होगा, और इस मीन्स कि जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है इससे कम होगा, ठीक है। मतलब है अगर यहाँ पे वैल्यू आपने n दी है, n मीन्स कुछ भी आपने 2 4 500 2 करोड़ 2 अरब जो भी दिया है अपनी रैम के हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो 0 से स्टार्ट होगा तो n-1 तक उसका इंडेक्स जाएगा। मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा एरे का नाम और इस स्लॉट का इंडेक्स। फिर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं 0 की जगह 1 कर दूंगा। यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह 1 कर दूं तो मैं इस स्लॉट को एक्सेस कर लूंगा। इसी तरह यहाँ पे अगर 2 कर दूं तो इस स्लॉट को, यहाँ 3 कर दूं तो इस स्लॉट को, अगर 4 कर दूं तो इस स्लॉट को, अगर मैं लिखूं 5 तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है। एरर आ जाएगा या आना चाहिए। बाज जो टर्बो सी है उसमें अगर नहीं एरर आ रहा तो इट मीन्स के दैट कंपाइलर इज इनकरेक्ट, इज नॉट गुड, क्योंकि 5 जो है हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन बाल टाइम वो टर्बो सी जो है ना वो भी आउटपुट दे देता है इसके लिए, दैट इज इनकरेक्ट, दैट इज गार्बेज वैल्यू। जो अच्छे कंपाइलर हैं वो उसको वहां पे एरर देंगे कि जी एरे खत्म हो गया, वो उसकी एरे की एरर आ जाती है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी कि जो आपका एक लिमिट है, जो बाउंड है वो 0 से लेके 4 तक है। आप 0 से लेके 4 तक यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं। अगर 0 और 4 के अलावा आप इस लिमिट को क्रॉस करेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका तरीका है इन स्लॉट्स की वैल्यूज को 1 by 1 एक्सेस करने का। व्हेन आई से कि यू कैन एक्सेस देम, इट मींस कि आप उसको आउटपुट कर सकते हैं, आप उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। वैल्यू असाइन करने का सिंपल तरीका ये है कि आप ये लिख देंगे सी इन एरे जो भी इंडेक्स है। अगर मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ तो इट मीन्स कि मैंने कोई लूप लगाई है और वो लूप 0 से लेकर 4 तक चलेगी, तो मैं तमाम जो एरे की स्लॉट्स हैं उसमें वैल्यू जो है वो इनपुट कर दूंगा। खैर ये देखते हैं, सारा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। अच्छा, अभी तक जो हमने बात की, अभी तक हमने कहा कि एरे कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन है। कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन का मकसद क्या है कि एक लोकेशन एग्जैक्टली दूसरी लोकेशन के साथ जुड़ी हुई है। जुड़ी होने का मकसद क्या है कि अगर इसका एड्रेस जो भी है, मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूँ कि ए एड्रेस है, तो नेक्स्ट स्लॉट का एड्रेस कैसे एक्सेस होगा, इसमें 2 बाइट्स जमा करेंगे। 2 बाइट्स जमा करने का मकसद क्या है कि अगर आपका मकान 5-5 मरले के सारे घर हैं, आपका पहला घर जो है उसका एड्रेस कोई है XYZ जो भी है, ठीक है, 403B है या 287A है, जो भी है,
उसके अंदर अगर मैं 5 मरले ऐड करूं तो इट मींस कि दैट विल बी द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हाउस। उसके अंदर मैं 10 मरले आपके घर के अंदर ऐड करूं तो मतलब क्या कि आपके घर पे पहुंच के मैं 10 जो मरले है या उसकी जितना भी रिक्वायर्ड कैले डिस्टेंस है ट्रैवल करूंगा तो आई विल बी एट द थर्ड हाउस। इसी तरह अगर मैं 15 मरले, तो उस लिहाज से हम जो है इनके एड्रेसेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर जो एक स्लॉट है वो 2 बाइट की है। अगर ये इसका एड्रेस ए है तो ये वाला A+2 पे होगा, ये वाला +3 पे होगा, ये वाला +4 पे होगा और ये वाला +5 पे होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी मोटिवेशन की, कि व्हाट इज द गुड व्हाट वी आर हैविंग एडवांटेज बाय यूजिंग द एरेज। उसकी हमने हल्की सी बात की थी, बट जस्ट टू रिपीट दैट स्टेटमेंट्स टू रिवाइज एंड टू रिमाइंड यू कि अगर हमारे पास हमने 10 वैल्यूज स्टोर करनी है, या लेट से 5 वैल्यूज मैं कहता हूँ स्टोर करनी है, मैं लिखता हूँ इंटीजर A B C D E। अब मैं इनको वैल्यूज असाइन करूंगा, पहले A को, फिर B को, फिर C को, फिर D को, फिर E को, ठीक है। उसके बाद मैं इसको आउटपुट करना है तो मैं लिखूंगा C आउट, पहले A, फिर अगली लाइन में B, या उसी लाइन में B C D E। मुझे इतना ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दिस मैं जो है वो यूज करता हूँ एक एरे, इंटीजर वैल्यूज B मैंने लिख लिया एरे का नाम 5, ठीक है जी। ये मैंने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर कर लिया जिसका नाम B है और जिसके अंदर 5 स्लॉट्स कह लें, जो आपको समझ आती है। स्लॉट्स मीन्स के 5 बाइट्स जो हैं, 1 2 3 4 और ये 5 बाइट्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या कंसेक्टिव हैं। इस तरह से ये इसको जगह ली गई है रैम के अंदर। अब मैंने इसको वैल्यूज असाइन करनी है। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगा सकता हूँ, फॉर इंटीजर I या इंटीजर जो भी आप वैल्यू रखें, मैं लेट से C रख देता हूँ। इंटीजर C इज इक्वल टू 0, C इज लेस देन और इक्वल टू 4, C++। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कि सिंपली C इन VI। अब चूंकि हमें प्रीवियस जो हमारी नॉलेज है उससे पता है कि ये जो वाली ये स्टेटमेंट है C इन वाली, ये डिपेंडेंट है फॉर लूप के ऊपर, ये नेस्टेड है फॉर लूप के साथ। ये लूप कितनी दफा चलेगी, फर्स्ट 0, ये I की जगह 0 लिखा होगा, अगली दफा I की जगह 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद जब 5 होगा तो 5 नहीं चलेगा, क्योंकि ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, क्योंकि 5 ना तो 4 से छोटा है ना ही उसके बराबर है। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, इन 2 लाइनों को लिख के हमने जो है वो लंबा चौड़ा काम जो है वो जो मतलब इनपुट करने का वो 2 लाइनों के साथ कर दिया। अब ये हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर हमारे पास ये 5 की बजाय 500 वेरिएबल्स हों तो एक लिहाज से ये तो अजाब बन जाएगा इनपुट करना। जबकि एरे की सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पे V 500 लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 से लेके 499 तक। और ये 2 लाइनें जो हैं वो 0 से मतलब 500 वैल्यूज कह लें या 0 से लेकर 499 तक वैल्यूज जो हैं वो एरे में ये 2 लाइनें इनपुट कर दें। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है एक लिहाज से हमारे पास आ गई है। हो गया एनोना को मेरे अपने लाजम है वो को पैसे देने जैसे आप क्लाउड फंड लेना वो वेरीफाई करना पड़ता है डिपार्टमेंट से। उनको डीएमसी से लागो, वो चेक कर रहा है, उनको डीएमसी लागो तो सही ना, अच्छा रिपोर्ट तो चेक करना है, चेक कर ले, उनको डीएमसी भी देना। डीएमसी को भी नाम कैसे रखी बात ये उन्होंने पढ़वाया कि नहीं, उन्होंने तो पढ़ाया सीगा कि नाम है डॉक्टर साहब ने पढ़ाया कि नहीं, पूछ लो सर, पूछ लो। उन्होंने कहा कि मेरा कर ले, मेरा अच्छा मैं समझता देखिए उसे एक्चुअली पोर्टल पे उसकी एनरोलमेंट नहीं है
वो मेरे ख्याल केएफसी बंदा यही सैंपल आ गया। चलो एक बार मैं कहना पूछ लो वो समझ सकूँ, क्योंकि मैं वही है 9वीं तो पढ़ा नहीं दिया कोई मेरे ख्याल समझ, क्योंकि नहीं तो फिर डिपार्टमेंट जो गया है ना वही को चलो मैं अंदर मैं कर लूँगा कड़े कड़े हैं देख के ना एक बार मैं मैसेज देख के ना ठीक है चलो सही। लेकिन वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕੋ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ नहीं सर बिल के नाल लगेगा, इसका नोटिफाई होएगा, उसके बाद फिर बिल बनेगा। ये तो है अप्रूवल वास्ते अप्रूव भेज रहे हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਅਪਰੂਵਲ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀਗਾ सर अप्रूवल वास्ते नहीं पाया सी, ਬਿੱਲ ਵਾਸਤੇ बिल वास्ते नहीं, बिल के तो पहले अप्रूवल होएगी, उसके बाद फिर बिल का चलो वैसे तो जल्दी कर लेना चलो सर उन्होंने मैं खतरे से पहले बाबा यार हम कहोगे ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ कहने हैं ਇਹ प्रिंट करके लेना दिया खैर वो अपने पीएचडी की फंसा है। अच्छा हम बात करते हैं बेटा कि इसकी ये जो है एरेज जो है इनकी एडवांटेजेस क्या है, तो आई थिंक आई एम एबल टू कन्विंस यू के दिस इज वन एडवांटेज के we can easily manipulate, we can easily handle a big amount of data. We are not required to create variables for each value, ठीक है, इनपुट आउटपुट का प्रोसेस जो करना है हम इसी तरह एक लूप लगा के इसको आउटपुट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी क्या लेंगे सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट एरेज। एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, एरे को एक्सेस कैसे किया जा सकता है। आप इसके ज़रिए से एरे का नाम और इंडेक्स के ज़रिए से उसकी जो भी स्लॉट का वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए सिंपल वेरिएबल। जैसे आप लिखते हैं ना इंटीजर x इज इक्वल टू 5, इसी तरह आप लिख सकते हैं कि जैसे जो हमने v एक एरे बनाया, v मैं लेट से यहाँ पर 10 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 16। ये मैंने जो 10th स्लॉट है बल्कि 11th स्लॉट, क्योंकि 0 से लेकर जब 10 पे पहुंचे तो 11वीं स्लॉट होगी, वहाँ वैल्यू ने वैल्यू 16 स्टोर कर दी है। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू v10, मतलब इसको आप एज ए वैल्यू जो है वो स्टोर कर यूज करेंगे। ये हमने उसको जो 16 स्टोर की थी वो x में असाइन कर दी। फिर इसी तरह आप लिख सकते हैं सी आउट vx, v ये 10, ठीक है। तो ये इस एरे का यूजेज है। मैं थोड़ा सा अब इसको आपको गाइड कर देता हूँ। बुक में इन्होंने क्या दिया हुआ है, आई विल स्पेंड सम मोर टाइम टू गिव यू द आइडिया। आप इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको इसका ज़्यादा आइडिया होगा। जैसे यहाँ पे अभी 1 डायमेंशनल एरे को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये 1 डायमेंशन इसको क्या है, क्योंकि ये हम एक ही सिमत में बढ़ रहे हैं। अगर ये 2 डायमेंशनल होगा तो इसकी 2 सिमतें बन जाएंगी। 2 सिमतों पे अभी मैं बात नहीं करना चाह रहा, जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में 2 डायमेंशन तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। अरे को इनिशियलाइज करने के तरीके क्या हैं, मैंने आपको एक सिंपल जो वे बताया वो ये कि आपने इसको डिक्लेयर कैसे करना है। जो यहाँ पे उन्होंने इसमें डिफाइन किया हुआ है कि ये कैसे करना है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि आपने ये इस तरीके से करना है। ये लिखा है इंटीजर मार्क्स 5, आपने एक एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का जिसका नाम मार्क्स रखा है और जिसको जो स्लॉट है उसमें 5 है। फिर आपने 0 से लेके 4 तक जो वो उसकी स्लॉट है उसको इस तरीके से इनिशियलाइज कर दिया है 1 बाय 1। इसको आप एक और तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको ये लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इंटीजर मार्क्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू, ये लिखा ना 20, 50, 70, 80, 90। आप यहाँ पे लिखेंगे 20, 50, 70,
80 और 90 कोमा डाल के और करली ब्रेस क्लोज। तो ये जो है ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली मार्क्स जो एरे है वो साइज 5 का बना देगा। फर्स्ट स्लॉट यानी कि 0 में 21 में 50, सेकंड में 70, थर्ड में 80 और 9 फोर्थ में 40। ये ऑटोमेटिकली पुल असाइन कर देगा, जो इससे प्रीवियस एग्जांपल आपको दिखाई गई है ये वाली। यहाँ पे आपको इसका साइज देने की जरूरत नहीं है, आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया स्टार्ट में। 23 पहली स्टार्ट में चला जाएगा जिसका इंडेक्स 0 होता है, ये दूसरी में जिसका इंडेक्स 1 है, ये तीसरी में एंड सो ऑन। ठीक है, ये उसको इनिशियलाइज करने के तरीके हैं। फिर ये हमने वो फॉर लूप के जरिए से जो यूज किया, हम सी इन यहाँ वहाँ पे हमने सी इन किया था, वहाँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो इंडेक्स है वही वैल्यू उसकी स्लॉट में सेव कर रहे हैं। अब इसका इंडेक्स 0 है तो हम वही 0 जो है उसकी स्लॉट में भी सेव कर रहे हैं। मतलब 0 स्लॉट के अंदर 0 सेव कर रहे हैं, 1 स्लॉट के अंदर 1, 2 स्लॉट के अंदर 2, 3 के अंदर 3, 4 के अंदर 4 और 5 जब होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये उसने सी इन करके इनपुट किया हुआ है, ये उसने लूप लगा के सी आउट की मतलब इन से इनपुट किया है, फिर ये आउटपुट किया है। अच्छा, ये 7.3 क्या कर रहा है, ये जस्ट उसको सम कर रहा है। अच्छा, आई गिव यू एज काइंड ऑफ एन असाइनमेंट कि आपने इसको कहाँ तक पढ़ना और समझने की कोशिश करनी है। अगर समझ ना आए तो आपने कल मुझसे क्वेश्चन करना है। तो आई गिव यू आपने जी 7.9 तक आपने जो है वो ये पढ़ने हैं प्रोग्राम्स, और 7.9 तक जहां पे भी जिसको जो भी लाइन आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, कि जी या मुझे इसकी ये जो आउटपुट उसने दी है मुझे समझ नहीं आई, तो आपने मुझसे क्वेश्चन करना है कि जी मुझे ये मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये एग्जांपल जो 7.9 है, आप कहते हैं जी कि ये फॉर लूप जो है यहाँ पे सीन क्या, सीन नम आई, ये क्या है, हालांकि ये हमने पढ़ा है, पता नहीं हो। आप इसको जैसे मैं रन करता हूँ एक वेरिएबल बनाएंगे कि जी नम ये एरे का वेरिएबल है, उसमें आप इनपुट कर रहे हैं, ये उसने इनपुट की है उसमें चला गया, उसके बाद ये आउटपुट की है, ये उसने आई को 4 किया है, तो पहले क्या आउटपुट होगा। इनको रन करके देखें, इनको समझने की कोशिश करें। जो समझ नहीं आता, जो लॉजिक समझ नहीं आती, जो सिंटैक्स समझ नहीं आता, देन आस्क मी द रिलेटेड क्वेश्चन। अब अगर आप में से कोई बच्चा उठ के गए जी वो देखे अब ये 7.6 थोड़ा सा बड़ा है, आंखों को तकलीफ हुई है शदीद, वही मुझे समझ ही नहीं आया, तो दिस इज यू आर जस्ट लूजिंग बाय यू गॉट अफ्रेड, कब डर गए हैं, पता नहीं क्या लिखा, उसको समझने की कोशिश करें। मतलब ये क्या लिखा है जी, नंबर आई जो है ये वेरिएबल जिसकी वैल्यू यहाँ से आ रही है। अब ये जो भी आई की वैल्यू है वो डायरेक्टली नंबर्स में असाइन हो रही है, उसका स्केयर ले रहे हैं आप, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करके स्केयर्स वाले एरे में स्टोर कर रहे हैं, उसको आप ज़रब 3 दफ़ा दे के उसका क्यूब बन जाएगा, उसको क्यूब वाले एरे में स्टोर कर रहे हैं, और फिर इन तीनों को जमा करके एक और एरे में स्टोर करें सम आई। तो इट विल although it will not be very easy, but it will not be kind of impossible if you use your head, you use your brain, so you should understand. In case आपको फिर भी समझ नहीं आता तो then do ask, जरूर पूछें। मेरा कहने का मकसद ये नहीं होता कि मैं आपको डिस्करेज करता हूँ कि आप जो है वो बिल्कुल भी क्वेश्चन ना करें, बट आई इंसिस्ट कि आप पहले ट्राई जरूर करें। जैसे कि आपके माँ बाप जो हैं वो आपको ये हमेशा तो नहीं ना, वो आपको कहेंगे कि बेटा आपको मैं या जो है खाना खिलाऊं, बड़े हो गए हैं आप खुद खाना खाएं, ठीक है। उसके बाद फिर आप बेशक अब्बा की फैक्ट्री है या अब्बा जी जो है वो
क्या कहते हैं, कहीं दुकान पे हैं या कहीं मुलाजिम हैं, तो देन यू हैव टू वर्क फॉर न्यू जॉब, तो आपने खुद से ट्राई ज़रूर करनी है। तो कह लें कि एज योर टीचर आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, try my best to let you understand these things, but you must try yourself too. Otherwise अगर आप कहेंगे जी मैं अपना टाइम पे बोल दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, समझना लेकिन आपने ही है, और उसका बेस्ट जो वे है वो यही है कि आप क्वेश्चन करेंगे तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। तो आई स्टॉप हियर। जी बेटा। सर ये अभी आपने एग्जांपल खोली हुई है, तो इसका ये जो कांस्टेंट साइज दिया हुआ है इन्होंने, ये है क्या चीज? क्या चीज? कॉन्स्ट बेटा, ये कॉन्स्ट जो है ये बहुत पहले हमने पढ़ा था, लेकिन इसको रिपीट कर लेते हैं। कॉन्स्ट और डिफाइन। कॉन्स्ट क्या करता है, ये एक इसकी आप कह लें कि खसूसियत बन जाएगी इस वेरिएबल की कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट से है ये कि ये इस वेरिएबल को कांस्टेंट कर देगा। ये जो कॉन्स्ट का कीवर्ड है, ये फोर्स करता है कि इसको अगर चेंज करेंगे आप तो एरर आ जाएगा, ये उसको चेंज नहीं करने देगा। अगर कॉन्स्ट नहीं लिखा हुआ तो यू कैन चेंज इट। सर जी ये जो कॉन्स्ट है, ये तो हम कॉन्स्ट और डिफाइंड डायरेक्टरी है तो हम मैथ की वैल्यूज के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, कि इधर भी कर सकते हैं? नहीं, ये कॉन्स्ट आप के लिए यूज करते हैं कि आपने किसी जो वेरिएबल है आप उसके ऊपर ये चेक लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर ये आप कह लें कि एक कंडीशन कि भाई इसको चेंज नहीं करना कोड में। अगर आप गलती में उसको चेंज करने की कोशिश करें तो प्रोग्राम एरर दे दे आपको, ये इसका मकसद, नथिंग मोर। जैसे कि अगर आपने एक लिखा हुआ है, एक कोई गिनती लिखी है 500, 10,000, 6, 7, अब वो कहेगा 7 का मतलब 6 है या 7 का मतलब 15 है, तो वो दूसरा कहेगा यार आप दिमाग खराब, 7 का मतलब 7 है, क्योंकि 7 एक कांस्टेंट है, यू कैन नॉट चेंज इट। अब हमारे पास एक वेरिएबल है साइज, तो साइज जो है ये एक वेरिएबल है, लेकिन हम इसको भी कांस्टेंट बना रहे हैं बाय यूजिंग दिस कीवर्ड कांस्ट। ये क्या करता है, वेरिएबल को कांस्टेंट बना देता है, मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जो आपने एक वैल्यू इसको इनिशियलाइजेशन के टाइम पे असाइन कर दी है, यू कैन नॉट चेंज। आप इनको पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करें टिल 7.9, और आई वुड बी वेरी हैप्पी कि इफ यू पीपल हैव मार्क्ड और है somehow written somewhere कि जी मुझे ये लाइन की ये मकसद समझ नहीं आया कि ये क्या है। ठीक है, तो सर? जी बेटा। सर यहाँ पे लिखा हुआ है द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज 0 एंड द इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट इज लेंथ इज -1। सर इसकी समझ बेटा फर्स्ट एलिमेंट मैंने ये बताया था वैसे अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। हमने कहा था कि ये कह रहे हैं, ठीक है, ये आपने मेरा ख्याल है या तो लेट ज्वाइन किया है, ये कह रहे हैं हम इसको गिनती शुरू करते हैं 1 से लेके ये 10 है मिसाल के तौर पे, स्लॉट्स ये डब्बे 10 हैं, ठीक है, जितने भी नहीं सर, ये तो समझ लगे कि 0 से स्टार्ट करते हैं सर, लास्ट पे लास्ट एलिमेंट -1 लिखा हुआ है। हाँ तो -1 होगा ना। अगर ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये बड़ी कॉमन सेंस है, 6, 7, 8, तो अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 7 होगा। तो जब इसको जनरलाइज्ड कर देंगे, ये तो 8 के लिए 7 हुआ ना, जब इसको जनरलाइज कर देंगे, मैं कहता हूँ ये कोई भी वैल्यू n है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, n-1। मतलब आप n को जो मर्जी दे दो वैल्यू, तो सिंपल है ना कि n को आप 5 करोड़ दे दो या 7 दे दो, तो n-1 6 हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। जनरलाइज जब बुक के अंदर बात की जाती है तो वो जनरलाइज की जाती है ताकि आप कोई भी उसमें कोई भी एग्जांपल या कोई भी क्वेश्चन आप या उसमें मिसाल आप पुट करें तो वो सही साबित हो। अच्छा, तो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड वी विल टॉक अबाउट एरेज। स्टिल वी विल टॉक अबाउट एरेज एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। आई फील आल्सो हैप्पी जो मैंने ये बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, लेकिन ये मैं आपसे जो है वो आपको एडवाइस करूंगा कि जब मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना तो उसको उसी वक्त समझने की कोशिश करें, और उस वक्त समझ ना आए तो उसी वक्त, क्योंकि मे बी आई
कैन अज्यूम के यू आर 60 to 70 पीपल और मे बी 80 पीपल, तो मे बी आपको 10 लोगों को समझ आई है, 70 को 50 को समझ नहीं आई, तो क्वेश्चन उसी वक्त अगर एक बच्चा अलग अलग एक ही चीज को पूछेगा तो जाहिर बात है बेटा टाइम ज़ाया होगा, वो टाइम मतलब सर, मेरा नहीं आपका ज़ाया मैंने होगा। हैंड किया था लेकिन आपने देखा नहीं शायद, तो आप आगे निकल गए, फिर इसलिए मैंने नहीं बेटा, मैं ना असल में मुझे ना बोल के अब आप नहीं करना है, मैं वो आपकी ना वो कमेंट्स नहीं सुन रहा, देख रहा। कमेंट्स आपके यहाँ पे अगर आए भी होंगे ना तो मैं जो है वो आपके सामने ये जैसे आया होगा कि जिसने किसी ने पूछा मिड कब होंगे, कि मैंने आपके सीआर को बताया कि आपके मिड 18 से स्टार्ट हो रहे हैं। भाई ये सीआर ऐसे अब कोई बच्चा जो है ना अगर मिस होता है तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है। सर ओके डेट सर। शीट काइंडली शेयर कर दें। बेटा डेट ये शीट। हाँ वो मैंने इसको शेयर कर दिया, आपके मिड कब होने हैं, आपका फाइनल कब होना है, तो वो सारे मैंने सीआर को, मेरे ख्याल है कि वो जो नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी का। नहीं हाँ। सर, पहला पेपर कौन सा होना है? सर टाइमिंग क्या होगी सर? बेटा वो हमने डिसाइड, अब पहले आमतौर पे तो ये होता है कि डेट शीट होती है, लेकिन चूंकि अब कोविड है तो आपने जो भी आपके टीचर हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपका एक टीचर हूँ, तो मैं आपको बिफोर द नेक्स्ट वीक आपको बता दूंगा। मे बी मैं आपको कह दूंगा जी हम मे बी ट्यूसडे को पेपर रख लेते हैं, ठीक है, 9 बजे रख लेते हैं ट्यूसडे को पेपर या फ्राइडे को, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आपके पेपर जो हैं वो कंडक्ट होने हैं। वो किस तरह से कंडक्ट होने हैं, कब टाइम डिसाइड होगा, ये आपने अपने जो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं टीचर के साथ, जाहिर बात है सब लोग डिसाइड नहीं कर सकेंगे, आप सब लोग जो है वो अपने सीआर जीआर को बता देंगे, वो फिर आगे टीचर के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि जी इस वक्त कर लें या इस वक्त कर लें। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आप गूगल मीट पे लेंगे हमारा पेपर? मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं गूगल मीट पे लूँ। तो सर आईसी वाले सर कह रहे थे कि मैं आपका जूम पे लूंगा। ठीक है तो नो प्रॉब्लम, मतलब जो सर जिस मर्जी चाहे उस तरह पेपर ले सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह चाहे वो पेपर ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं वो मतलब आपको- असाइनमेंट भी अगर सेंड करे तो वो उस तरह भी हो सकता है। हाँ जी, वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर, क्या आपको वो असाइनमेंट सेंड कर दे और वो कहे कि जी मैंने ये 1 घंटे के अंदर आपने इसको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है या मुझे ईमेल करना है, तो टाइम बाउंड ये आपको वो सर आप करना कर सकते होगा। हैं असाइनमेंट वाला? नहीं मैं असाइनमेंट वाला नहीं करूँगा, मैं आपका ना गूगल मीट पे लूँगा। चलिए ठीक है, ओके। Okay, तो we see us again tomorrow, inshallah. Assalamu alaikum. खुदाफिज सर।